डियर स्टूडेंट, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज हम आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर एक समीकरण प्राप्त किए जिसे आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। प्रत्येक पैकेट को फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर h न्यू होती है। ठीक है। अब यहाँ पर h न्यू यानी फोटॉनों की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू डैश डैश NH न्यू होता है। तो यहाँ पर जो फोटॉन की प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा आप ये जान लीजिए यहाँ पर कि वो h न्यू होती है और इसका पूर्ण गुणज होता है। इसका पूर्ण गुणज होता है, ये पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया है। ओके। तो अब जैसे मान लेते हैं कोई मेटल है। अब इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जैसे मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन स्थित है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालने के लिए एनर्जी देंगे, यानी जब इसको ऊर्जा देते हैं तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाएगा तो ये इस पृष्ठ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसे ऊर्जा देने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है जब इसे हम हीट करेंगे तो हीट करने से भी इसे ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा को अवशोषित करके बाहर निकल जाएगा। इसे कहा जाएगा तापायनिक उत्सर्जन। ताप के कारण जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है उसे तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है। घर्षण के द्वारा भी इसको ऊर्जा मिलेगी, जो फ्रैक्शन है यानी। तो हम इसे कई तरह से एनर्जी दे सकते हैं। अब यहाँ हमको पढ़ना है लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश में भी ऊर्जा होती है। तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। तो ये प्लांक की क्वांटम थ्योरी है। तो जब इस पर कोई लाइट पड़ती है तो लाइट में जो एनर्जी होती है एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर निकलता है। ठीक है। ये तो आइए देखिए इसमें आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। जब कोई फोटॉन धातु की प्लेट पर गिरता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा h न्यू को धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ तक आने में किए गए कार्य में व्यय तथा शेष ऊर्जा को उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है या खर्च कर देता है। तो यहाँ जैसे मान लेते हैं धातु का कोई मेटल है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से मान लेते हैं एक h न्यू ऊर्जा का एक फोटॉन आया, ये h न्यू ऊर्जा है। अब ये धातु में ये जो मेटल है, इस मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब इनमें से जब इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी एनर्जी तो ये बाहर निकलता है। तो बाहर जब निकलता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये वर्क करता है और वर्क करने के बाद जो शेष एनर्जी इसको बची रहती है वो काइनेटिक ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे टोटल एनर्जी कितनी दी गई, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर जो फोटॉन की है वो h न्यू है। तो फोटॉन की कुल ऊर्जा h न्यू है और इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ तक आने में किया गया कार्य यानी वर्क किया है तो W हो जाएगा और शेष ऊर्जा इसे काइनेटिक ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाएगी, यानी खर्च कर देता है। ठीक है। तो यहाँ ये गति ऊर्जा के रूप में खर्च करता है। तो कैपिटल W जो है, इसमें जो कार्य है वो वर्क फंक्शन है जिसको कार्य फलन कहते हैं। तो यहाँ W जो है, ये W क्या है, W यहाँ पर कार्य फलन है। तो W यहाँ पर कार्य फलन है।
तो W का मान होता है एच न्यू। यहाँ देखिए एच न्यू नॉट होगा यहाँ पर, W इजकल टू एच न्यू, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। काइनेटिक ऊर्जा का मान होता है 1/2 mv² होता है। तो यहाँ b² मैक्स लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो मैक्सिमम वेग से निकलते हैं। अब यहाँ पर 1/2 mv² मैक्स इजकल टू लिखा जा सकता है, एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। ओके, ये प्रकाश वैद्युत समीकरण है, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इसको कहते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए जैसे मान लेते हैं न्यू नॉट, तो न्यू नॉट का मान एक निश्चित मान से अगर कम है तो यहाँ पर कोई भी फोटोन उत्सर्जित नहीं होगा। न्यू का मान अगर देहली आवृत्ति से कम है, ध्यान दीजिए यहाँ, तो न्यू का मान यानी जो न्यू नॉट का मान, न्यू का मान न्यू नॉट से अगर कम है तो गति ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा। तो गति ऊर्जा का ऋणात्मक होगा तो गति ऊर्जा ऋणात्मक होती नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए क्या जरूरी है? यहाँ न्यू का मान न्यू नॉट से अधिक होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे जो लाइट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी इसके कार्यफलन से यानी इसकी जो देहली आवृत्ति है उससे अधिक होना चाहिए। जब उससे अधिक होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो उदाहरण के लिए जैसे आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर आपको हम एक उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ मान लीजिए जैसे कोई बर्तन है और इसमें जल भरा हुआ है। ओके, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें एक कोई इस तरह का पैमाने का कोई बर्तन है जिसमें जल भरा हुआ है और ये पूर्ण रूप से जल भरा हुआ है। तो इसे बाहर निकालने के लिए अगर मान लेते हैं जैसे ये 10 न्यूटन का बल जो है नीचे की तरफ लगा रहा है, इसका जो वेट है, भार, वो 10 न्यूटन का बल है तो नीचे की तरफ लगा रहा है, और इसे बाहर निकालने के लिए आपको कितने बल की ज़रूरत पड़ेगी? अगर सोचिए यहाँ पर अगर हम 5 न्यूटन का बल लगाएं, 8 न्यूटन का बल लगाएं, 10 न्यूटन का बल लगाएं ऊपर की तरफ, तो ये कब निकलेगा? तो ये 10 न्यूटन के बल पर ये संतुलन में होगा, ये ऊपर की तरफ, और 12 न्यूटन का बल लगाएं, यानी 10 से जब अधिक बल हम इस पर लगाएंगे तो ये इस द्रव से बाहर निकल जाएगा और नहीं तो इसी के अंदर रहेगा। तो यही कंडीशन उसके लिए भी है जहाँ पे आप देहली आवृत्ति कह रहे हैं। तो ये 10 न्यूटन का जो बल है इसका वो न्यूनतम बल है और यही इसकी देहली आवृत्ति होगी प्रकाश के लिए। और जो लाइट आएगी, जब इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो जैसे अभी हम ये बता रहे थे कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है इसके यहाँ इसकी जो आवृत्ति है, इसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से जब अधिक होगी तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा और नहीं तो नहीं होगा इसमें। तो कुछ धातुओं की कार्यफलन यहाँ निम्नलिखित हैं, ये आपको बताया गया था। तो जैसे सोडियम का मान लेते हैं, सोडियम का 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इससे ज़्यादा लाइट का कार्यफलन का जो लाइट इस पे पड़ेगी सोडियम के प्लेट पर तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इन्हीं इसके वर्क फंक्शन से जब अधिक लाइट एनर्जी का प्रकाश इस प्लेटों पर अगर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा और प्रकाश वैद्युत की घटना दिखाई देगी। ओके, तो इस समीकरण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का जो नियम था, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में मुख्य रूप से 5 पॉइंट यानी 5 बिंदु दिए गए थे। उन 5 बिंदुओं की व्याख्या करने में ये आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण सफलता प्राप्त किए। तो जैसे यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर किसी दी हुई आवृत्ति न्यू के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो धातु के पृष्ठ पर प्रति सेकंड टकराने वाले फोटॉनों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाएगी
परंतु प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू ही रहेगी, ये h न्यू ही रहेगी। धातु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, परंतु उनकी अधिकतम गति ऊर्जा E के उतनी ही रहेगी, जैसे कि आइंस्टीन समीकरण से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो उत्सर्जन का जो नियम बताया गया था उसकी व्याख्या की गई। यहाँ से दूसरा पॉइंट ये भी देखिए, यहाँ पे स्पष्ट है कि आइंस्टीन समीकरण से यह स्पष्ट है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गति ऊर्जा है E के आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बढ़ाने पे बढ़ती है। ठीक है, तो ये न्यू का मान जितने अधिक आप बढ़ाएंगे, अगर जो लाइट आ रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा दें तो यहाँ पर जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अर्थात गति ऊर्जा बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि अगर न्यू का मान, ये जो न्यू का मान है न्यू नॉट से कम है, न्यू का मान यहाँ लिख सकते हैं, न्यू का मान अगर न्यू नॉट से कम है, ये न्यू नॉट का मान, जो न्यू का मान न्यू नॉट से कम है, तब इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो कि असंभव है। इसका अर्थ है यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान देहली आवृत्ति न्यू नॉट से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी ही अधिक क्यों ना हो। ठीक है, ये भी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में बताया गया था, इसकी व्याख्या भी की गई। नेक्स्ट अगला पॉइंट था इसमें प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में, धातु पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। आइंस्टीन के फोटॉन सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। ज्यों ही प्रथम प्रकाश फोटॉन धातु पर गिरता है, धातु का कोई इलेक्ट्रॉन तुरंत ही ज्यों का त्यों अवशोषित करके उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार धातु पर प्रकाश यानी फोटॉन के गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच में कोई समय पश्चात नहीं होता है। ठीक है, ये भी आपको बताया गया था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में। नेक्स्ट अगला पॉइंट ये था, आइंस्टीन के उपरोक्त व्याख्या के अनुसार आपतित प्रकाश का एक फोटॉन धातु में से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि धातु पर जितने फोटॉन गिरेंगे धातु से उतने ही इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित होंगे। इसका कारण यह है कि धातु पर गिरने वाले फोटॉन धातु पर गिरने वाले फोटॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के अतिरिक्त और अनेक प्रक्रमों में भाग लेते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटॉनों की संख्या का अनुपात 1 से काफ़ी कम रहता है। धातु की सतह विशेष अभिक्रिया द्वारा अनुपात का मान बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण से जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या की जाती है। ओके, अब नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे। थैंक यू।